स्थान लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में 2 मंजिला मकान शांति निकेतन। वर्ष फिया का उत्तरार्ध। मौसम हल्की सी ठंडी हवा, अक्टूबर की रात। मकान की ऊपरी मंजिल की खिड़की से बाहर देख रही थी शारदा देवी। सफेद बालों को ढकती साड़ी की चुन्नी, कांपते हाथों में एक पुराना एल्बम जिसमें बेटे विवेक की बचपन की तस्वीरें थी। हरिप्रसाद मिश्रा पास में कुर्सी पर बैठे थे। वह कभी शारदा को तो कभी उस खाली सीढ़ियों की तरफ देखते जहां से अब कई दिनों से कोई पापा जी नमस्ते या मम्मी जी चाय लाऊं जैसी आवाज नहीं आई थी। शारदा, तुमने कुछ कहा? हरिप्रसाद जी ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, वो तस्वीर देख रही थी। जब विवेक पहली बार स्कूल गया था, तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने की जिद की थी ना? हरिप्रसाद जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर वो जल्दी ही गायब भी हो गई। अब तो जैसे उसे हमारे वजूद से भी फर्क नहीं पड़ता। सुबह के 8 बजे रसोई में शारदा देवी अकेली चाय बना रही थी। गैस का धीमा स्वर, स्टील के बर्तन की आवाजें और रसोई से आती हल्की सी इलायची की खुशबू। किचन की खिड़की से वह बार बार बाहर झांकती, शायद नेहा आए कुछ मदद कर दे। नेहा मिश्रा, विवेक की पत्नी, कॉर्पोरेट कंपनी में HR मैनेजर थी। तेज, समझदार और बहुत महत्वाकांक्षी। शादी को 1 साल हो चुका था, पर अब उसके भीतर का व्यवहार बदलने लगा था। मम्मी जी, मुझे लेट हो रहा है, आप ही ब्रेड सेंक दीजिए ना। नेहा तेजी से तैयार होते हुए बोली। बिल्कुल बेटा, मैं कर देती हूँ। वैसे तुम चाहो तो कुछ टिफिन भी रख सकती हो, शारदा ने धीमे से कहा। नेहा झुंझलाकर बोली, मम्मी जी, ऑफिस में कौन टिफिन लेकर जाता है आजकल? सब कुछ डिजिटल जमाना है। ये आलू की सब्जी, ये अचार, ये सब पुरानी बातें हैं। शारदा मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में थोड़ी नमी थी। भाग गया वो एक दिन जब घर से अपनापन गायब हो गया। एक दिन शाम को जब हरिप्रसाद जी बगीचे में लगे तुलसी के पौधे के पास बैठे किताब पढ़ रहे थे, अचानक उन्हें खांसी उठी। शारदा भागी भागी आई और गुनगुना पानी लेकर आई। अंदर नेहा और विवेक टीवी देख रहे थे। आवाज तेज थी। हरिप्रसाद की खांसी की आवाज भी उसमें दब गई। नेहा बेटा, थोड़ा पानी देना, शारदा ने दरवाजे पर खड़ी होकर कहा। अभी मूवी चल रही है मम्मी जी, खत्म होने दीजिए। नेहा ने रिमोट से वॉल्यूम और बढ़ा दिया। शारदा एक पल चुप रही, फिर खुद ही किचन में चली गईं। तब पहली बार उन्हें एहसास हुआ, उनका अपना घर अब अपना नहीं रह गया था। लखनऊ का सुधा हॉस्पिटल। सुबह के 7 बजे का वक्त था। धुंध हल्की हल्की छा चुकी थी। हरिप्रसाद जी के चेहरे पर चिंता की गहराई थी। वो बाईं जेब से दवाइयों की पर्ची निकाल निकाल कर चश्मा नीचे करके पढ़ रहे थे। बेहोश थी। उनका बीपी लो था, साथ ही शरीर में थकावट के कारण कमजोरी भी आ गई थी। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत ICU में शिफ्ट करने का आदेश दिया। विवेक ने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी। नेहा ने भी बहाना बनाकर कहा, मम्मी जी को हॉस्पिटल में रहना है, पर मेरा काम भी जरूरी है। आखिर घर चलाने में मेरी सैलरी भी तो लगती है। हरिप्रसाद जी कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने कहा, बेटा तुम दोनों जाओ, मैं यहीं रहूंगा। जब तक तुम्हारी मां ठीक नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाने वाला। नेहा ने बस इतना कहा, ठीक है पापा जी, कोई जरूरत हो तो फोन करिएगा। ICU की पहली रात। हरिप्रसाद जी अस्पताल की कुर्सी पर बैठे बैठे शारदा का हाथ थामे रहे। बीच बीच में नर्स आती, टॉप परिहार चेकअप करते। अचानक ICU की खिड़की से झांकती शारदा ने आंख खोली। होठ कांप रहे थे। हरी, मैं यही हूं शारदा, तुम कुछ मत बोलो, सब ठीक होगा। शारदा की आंखें डबडबा गईं। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उन्होंने कांपते हुए कहा और उनका हाथ कसकर थाम लिया। अगले दिन शाम 5 बजे विवेक अस्पताल आया। हाथ में कुछ पेपर थे। पापा जी, एक जरूरी काम है। ये बैंक से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर साइन चाहिए। मम्मी के इलाज से जुड़ा पेमेंट इसमें है। हरिप्रसाद जी ने बिना ज्यादा देखे ही साइन कर दिया। उस समय मन में बस यही था कि जल्दी से सब ठीक हो जाए। विवेक ने मुस्कुराकर फाइल बंद की और जेब में रख ली, पर उन्हें नहीं पता था वो दस्तावेज, मकान का हक। तीसरी रात जब उम्मीदें थकी हुई थीं, हरिप्रसाद जी अब थक चुके थे। लगातार 3 दिन से सोए नहीं थे। रात के 2 बजे अचानक शारदा की हालत बिगड़ गई। उन्होंने घंटी बजाई। डॉक्टर भागकर आए। हरिप्रसाद जी पास में खड़े खड़े हाथ जोड़ते हुए बोले, डॉक्टर साहब, मेरी शारदा को कुछ नहीं होना चाहिए। आप चाहे जितना खर्च लगे मैं सब दूंगा। मेरी दुनिया वहीं से शुरू होती है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो रात हरिप्रसाद जी ने बिना पलक झपकाए ICU की बाहर वाली बेंच पर काटी। 5वें दिन शारदा को डिस्चार्ज मिला। अब घर में सब कुछ शांत था,
पर रिश्तों की आवाज कहीं दब चुकी थी। नेहा ने बस एक औपचारिक सा स्वागत किया। मम्मी जी, अब ध्यान रखिएगा अपना। वैसे डॉक्टर ने डाइट चार्ट दिया है, मैं बाहर चिपका देती हूँ किचन में, आपको उसी के अनुसार खाना होगा। शारदा कुछ नहीं बोली। विवेक ने नजरें नहीं मिलाई। पहली बार हरिप्रसाद और शारदा को ऐसा लगा जैसे वे किराएदार बन गए हों। शाम को चाय के साथ शारदा ने कहा, हरी, कुछ बदल गया है। सब कुछ शारदा, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। शारदा जी की तबीयत अब ठीक थी, लेकिन चेहरे पर थकावट और दिल में एक बेचैनी घर कर चुकी थी। हरिप्रसाद जी रोज सुबह अखबार पढ़ते थे, पर अब शब्द धुंधले लगते। वो जब भी कुछ पूछते, नेहा अनमने अंदाज में जवाब देती। विवेक भी अक्सर टाल जाता, पापा अभी मीटिंग है, पापा अभी टाइम नहीं है। शारदा ने एक दिन धीरे से कहा, हरी, लगता है हम अब यहाँ मेहमान हैं। हरिप्रसाद जी मुस्कुरा दिए, वो मुस्कान जो दुख छुपाने के लिए ओढ़ ली जाती है। एक शाम शारदा जी किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। नेहा आई और कटोरी को टेबल पर रखते हुए बोली, मम्मी जी, आज से आप नमक कम खाएगा। डॉक्टर ने कहा था ना, बीपी बढ़ जाएगा। वैसे भी बुजुर्गों को अपना खाना अलग बना लेना चाहिए। बुजुर्ग? शारदा जी का हाथ कांप गया। उस रात जब सब सो रहे थे, शारदा जी ने हरिप्रसाद जी से कहा, कभी सोचा नहीं था कि हमारी सेवा करने वाला बेटा ही हमसे नजरें चुराने लगेगा। हरिप्रसाद जी चुप रहे, सिर्फ एक आंसू तकिए में समा गया। एक दिन नेहा की सहेली मीनाक्षी घर आई। अरे वाह नेहा, इतना सुंदर घर तुमने खरीदा है क्या? नेहा बोली, हाँ, अब तो हमारे नाम है। सास ससुर बस वैसे ही रहते हैं साथ में, वरना घर तो हमारा है। बस शारदा ये सब रसोई से सुन रही थी। कांपते हाथों से उन्होंने कड़ाही में उबालती चाय का ढक्कन रखा और बाहर आ गई। नेहा हंस रही थी। हाँ हाँ दीदी, अब हम मालिक हैं इस घर के। शारदा कुछ नहीं बोली, सिर झुका लिया। लेकिन उस शाम उन्होंने हरिप्रसाद जी को सब बता दिया। हरिप्रसाद जी को एकाएक वो दस्तावेज याद आए, वो दिन जब विवेक इलाज के नाम पर उनसे पेपर साइन करवा लाया था। हरिप्रसाद जी ने अगले दिन विवेक से पूछा, बेटा, बैंक वाले पेपर जो तू लाया था दिखा सकता है क्या? विवेक सकपका गया। कौन से पेपर? वही जो तू लाया था इलाज के नाम पर। वो तो अब नहीं है पापा, सब जमा हो गए हैं बैंक में। क्या जमा हो गए? मकान के कागज थे क्या वो? अब विवेक का चेहरा उतर गया। नेहा बाहर आ गई। हाँ पापा जी, क्या हो गया? अगर अब मकान हमारे नाम है, आपने ही तो साइन किया था। आपको कुछ बताया गया हो या नहीं, वो आपकी गलती है। अब इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? हरिप्रसाद जी गरजे। नेहा चिल्लाई, निकल जाए इस घर से, अब ये आपका नहीं, हमारा है। शारदा जी सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू पर लाचार मुस्कान। हरिप्रसाद जी ने उनका हाथ पकड़ा और बोले, चलो शारदा, अब इस घर से रिश्ता खत्म। हम अपना आसमान कहीं और तलाश लेंगे। बिना कोई सामान लिए, सिर्फ शाल ओढ़े हुए, वो दोनों घर से बाहर आ गए। उस दिन उन्होंने एक एनजीओ में शरण ली। एनजीओ वालों ने कहा, आपका केस एकदम साफ है, धोखाधड़ी हुई है, लड़ी अपने हक के लिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने पुलिस में धारा आपा, छेड़ और संपत्ति हड़पने के प्रयास की शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया को भी खबर दी गई। अखबार की हेडलाइन बनी, बेटे बहू ने इलाज के नाम पर घर हथियाया, बुजुर्ग माँ बाप ने उठाई न्याय की मशाल। एनजीओ की मदद से हरिप्रसाद जी और शारदा जी को एक छोटा सा शेल्टर मिला। वहां बुजुर्गों के लिए हर जरूरत का इंतजाम था, लेकिन घर का सुकून और अपने ही बेटे से मिला धोखा, ये उनके चेहरे की लकीरों में और भी गहराई बन गया। एनजीओ की डायरेक्टर काव्या दीदी, जो खुद एक वकील थी, बोली, काका आप चिंता मत कीजिए, न्याय में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, पर होता जरूर है। पुलिस ने विवेक और नेहा को थाने बुलाया। वहां पूछताछ के दौरान विवेक ने पहले तो झूठ कहा, मेरे पापा ने पेपर अपने होश में साइन किए थे, जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ। पर जब पुलिस ने उनके सामने दस्तावेज रखे और वकील ने सवाल पूछे, इलाज के पेपर में मकान का जिक्र क्यों है? तारीख उस दिन की क्यों है जब इलाज नहीं बल्कि छुट्टी का दिन था? विवेक की बोलती बंद हो गई। नेहा ने बीच में ही कह दिया, हाँ मैंने ही कहा था मकान ट्रांसफर कराने को। सास ससुर पुराने ख्यालों के हैं, हर बात में दखल देते थे। ये घर हमें मिलना ही चाहिए था। पुलिस ने इसे दर्ज कर लिया और तुरंत नेहा को हिरासत में ले लिया। उधर जिलमिल, जो अपने ससुराल में थी, उसे जब इस घटना की जानकारी मिली तो वह बिना एक पल गंवाए सीधे एनजीओ पहुंची। वो आते ही माँ के गले लगाई, माँ
कैसे सहना पड़ा ये सब, और मैं कुछ नहीं जान पाई। शारदा जी फूट फूट कर रो पड़ी। चिलमिल ने हरिप्रसाद जी से वादा किया, बाबा अब ये लड़ाई आपकी अकेली नहीं, आपकी बेटी आपके साथ है। कोर्ट की तारीख और विवेक का पश्चाताप। कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई। हरिप्रसाद जी ने जब स्टैंड पर आकर कहा, मेरे बेटे ने मेरी अंधी आस्था और बीमार पत्नी के इलाज का सहारा लेकर मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी छीन ली, मेरा घर, मेरा सम्मान। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, अगर बेटे ने धोखा देकर माता पिता को बेघर किया है तो वह सिर्फ कानून ही नहीं, रिश्तों की भी हत्या का दोषी है। विवेक सामने झुका खड़ा था, आंखों में पश्चाताप तैर रहा था। उसने खुद कहा, मैंने गलती की, नेहा के दबाव में आकर मां बाप के साथ विश्वासघात किया, मैं माफी चाहता हूं। कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। कोर्ट ने आदेश दिया, यह मकान पुनः हरिप्रसाद गुप्ता और उनकी पत्नी शारदा देवी के नाम दर्ज किया जाए। विवेक गुप्ता और नेहा गुप्ता को इस घर से तत्काल निकाला जाए। नेहा के माता पिता भी कोर्ट में थे। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, जिस बेटी ने अपने सास ससुर के साथ ऐसा किया वो हमारी संतान नहीं हो सकती, हम अब उसका कोई साथ नहीं देंगे। नेहा स्तब्ध खड़ी रही, आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ पछतावा टपक रहा था। वापसी घर की और एक नई शुरुआत। जब हरिप्रसाद जी और शारदा जी सालों बाद अपने घर लौटे, वो घर अब बदल चुका था, लेकिन रिश्तों की राख हटाकर उन्होंने फिर से प्यार का दीपक जलाया। झिलमिल और उसके पति ने साथ दिया। घर की दीवारें दोबारा मुस्कुराई। शारदा जी ने एक दिन अखबार पढ़ते हुए कहा, अब लगता है इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं, कर्मों में भी होता है। हरिप्रसाद जी मुस्कुराए, हमसे घर छीनने की कोशिश की गई थी, पर जिस दिन हम घर से निकले थे, हम घर नहीं, इंसानियत ले गए थे। एक बुजुर्ग की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझिए। जब वो बोलता है तो सन्नाटा इंसाफ का रास्ता बनाता है। घर से निकाल दिए जाने के बाद नेहा ने सबसे पहले अपने मायके में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता ने उसे एक ही बात कही, जिस बेटी ने अपने सास ससुर को घर से निकाला वो हमारे घर की देहरी पार नहीं कर सकती। नेहा ने अपनी सहेलियों से मदद मांगी, लेकिन सबने दूरी बना ली। किसी ने कहा, तू तो बदनाम हो गई है। किसी ने कहा, कहीं हमारे घर में तू हमारी मां के साथ भी वैसा ना करे। नेहा की जिंदगी अचानक गुमनामी और तिरस्कार में डूब गई। नौकरी करने की कोशिश की तो वहां भी अफवाहें फैल गई, ये वही है जिसने अपने सास ससुर को धोखा दिया था। जल्द ही वह मानसिक रूप से टूटने लगी। विवेक का शर्मिंदगी भरा जीवन। विवेक ने माफी मांग ली थी, लेकिन कानून, समाज और अपने ही अंतरात्मा की अदालत में वह अब तक दोषी था। वो जहां भी जाता लोग कानाफूसी करते, ये वही बेटा है ना जिसने अपने बाप से घर हथियाया। दफ्तर में उसकी इज्जत खत्म हो चुकी थी, प्रमोशन रोक दिया गया, लोग उसकी आंखों में सीधे देखना बंद कर चुके थे। एक दिन उसके दोस्त ने ही कहा, विवेक दौलत तो तूने ले ली थी, पर आज देख, न घर रहा, न नाम, न सम्मान। जब एक एनजीओ ने उन्हें सम्मान वृद्ध फाउंडेशन में शामिल होने का निमंत्रण दिया तो उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। हर रविवार को वे गांव शहर में जाकर बुजुर्गों को उनके अधिकारों की जानकारी देने लगे। उनकी कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी। टीवी चैनल्स और अखबारों ने हेडलाइन दी, बुजुर्ग जो टूटा नहीं, चुका नहीं, बल्कि समाज का दीपक बन गया। अब उनके घर के बाहर एक नई तख्ती लगी थी। यह मकान केवल दीवारों से नहीं बना, इसे रिश्तों की नींव ने खड़ा किया है। उनके घर के पास से गुजरने वाले लोग रुकते चुकते और आशीर्वाद मांगते। झिलमिल और उसके पति ने उनके साथ मिलकर एक वृद्धाश्रम शुरू किया, जहां उन बुजुर्गों को शरण मिलती जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया था। 3 वर्ष बीत चुके थे। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने नेहा की आंखें लाल थी, सिर झुका हुआ। विवेक ने कांपते हुए कहा, पापा माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने सब कुछ खो दिया, पर अब सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर शारदा जी ने कहा, घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन रिश्तों की चौखट लांघने के लिए चरित्र की चाबी चाहिए होती है। हरिप्रसाद जी ने धीरे से कहा, माफ किया, लेकिन वापस नहीं बुलाया, क्योंकि इज्जत के घाव जुड़ सकते हैं, भरोसे की राख से घर नहीं बसता बेटा। नेहा वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। सीख, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनते, वो भरोसे, त्याग और सम्मान से खड़े होते हैं। और अगर वही नींव हिल जाए तो घर नहीं,
इतिहास बिखर जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद है। कमेंट करें, अपनी राय जरूर बताएं क्योंकि आपकी बात हमें बेहतर बनाती है। शेयर करें ताकि ये कहानी उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली सामाजिक और प्रेरणात्मक कहानियां मिस न करें। आपका एक लाइक, एक शेयर किसी की सोच बदल सकता है।